हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। हम देख रहे थे चैप्टर 6 ऑफ द consequences ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने 73 को दो पार्ट्स में पढ़ा था। एक में हमने डैमेजेस एंड रेमेडीज के बारे में बात करी थी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उस बारे में बात करी थी। और आज बात करेंगे हम सेक्शन 74 की। सेक्शन 74 क्या बोलता है? कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टीज स्टिपुलेटेड फॉर, मतलब जहां पर पेनल्टी के बारे में बात करी है, लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करी है। सेक्शन 74 लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी की बात करता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें लिख दिया, पहले से ही आपने टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी या आपने क्लॉज डाल दिया कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इतनी अमाउंट आपको पे करनी होगी, इससे कम आप कोर्ट इससे कम दिलवा सकती है, रिजनेबल कंपनसेशन दिलवा सकती है, लेकिन वो जो डिसाइडेड पेनल्टी है उससे ज्यादा नहीं दिलवा सकती। कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि उन्होंने जो डिसाइड करा हुआ है, जो क्लॉज में डाला गया है, उससे वह कम दिलवा सकती है, मैक्सिमम दिलवा सकती, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दिला सकती। कोर्ट के पास यह डिस्क्रिशन है, वो अपनी डिस्क्रिशन का यूज इसमें कम कर सकते हैं। तो कंपनसेशन क्या होगा? जब डिसाइड हो, प्री डिसाइडेड है, पार्टीज ने पहले ही डिसाइड कर दिया। जैसे ए ने बी से कहा कि तुम मेरे, ये हमारे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से किसी आइदर पार्टी में से, दोनों में से किसी ने एक ने ब्रीच करा है तो यह इतने अमाउंट का कंपनसेशन देना होगा या ये अमाउंट की पेनल्टी आपको देनी होगी। यह बात करता है सेक्शन 74। अब क्या लिखा है इसमें सेक्शन 74 में? When a contract has been broken, जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है, सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एज टू अमाउंट पेड इन केस ऑफ सच ब्रीच, तो अमाउंट जो भी पेड होगी वो ब्रीच के टाइम, इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एनी अदर स्टेपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, बाय या तो वह वे ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज में होगी या बाय वे ऑफ पेनल्टी, दोनों में से किसी एक में होगी। कब वह पेनल्टी होगी और कब वह लिक्विडेटेड डैमेज होगी, ये नेचर ऑफ प्रॉमिस के लिए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाएगा कि कब उसको एज अ पेनल्टी लिया जाएगा और कब उसको एज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस लिया जाएगा। जब वह पेनल्टी के नेचर की होगी तब उसको कोर्ट कम करा के दिला सकती है, कि कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पर उसको कोर्ट कम करा के दिला सकती है। जब वो लिक्विडेटेड डैमेजेस की नेचर की होगी, लिक्विडेटेड नेचर की होगी, तब उसको जो एज इट इज, जो पार्टीज ने डिसाइड करा है वही एज इट इज देनी होगी, वहां पर कम नहीं की जा सकती है। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि डैमेजेस और लॉस इज प्रूव टू हैव बीन कॉज्ड देयरबाय टू रिसीव फ्रॉम द अदर पार्टी, जो डैमेजेस और लॉस है वह अदर पार्टी को प्रूव करने होंगे कि ये डैमेज और ये लॉस हुआ है। compensation not exceeding the amount so named or as the case may be penalty stipulated for, मतलब वही मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट है वह रीजनेबल हो सकती, कम हो सकती है, लेकिन कोर्ट उससे ज्यादा नहीं दिला सकती। यही सेक्शन 74 कहता है। ये किन दो चीजों पे बात करता है? लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। सेक्शन 73 किसकी बात करता था? जनरल डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस की। वहां पर प्री डिसाइडेड नहीं होता था क्योंकि वो जनरल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस होते थे, और जब बात लिक्विडेटेड डैमेजेस की होती है तब वहां प्री डिसाइडेड होते हैं। पेनल्टी की बात होती है वो प्री डिसाइडेड होती है, जो पार्टी ने स्टिपुलेट करी, पहले से ही डिसाइड कर रखी। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? A stipulation for increased interest from the date of default may be stipulation by way of penalty। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इसमें डायरेक्ट में ही दिया गया है ये एग्जांपल। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि तुम मुझे 500 रुपीज देने में फेल हुए तो तुमको 1000 रुपीज देने होंगे एज अ कंपनसेशन। क्या कहता है? ए बी से, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। ए ने कहा कि ये 500 रुपए की अमाउंट जो मैंने तुमको दी थी ये तुम मुझे वापस देने में फेल हुए तो तुमको क्या करना होगा?
तुमको 1000 रुपीज, 500 के बदले कितने देने होंगे, 1000 रुपीज। तो ये 1000 रुपीज क्या हो गई, पेनल्टी हो गई। और इसमें यहाँ पर कोर्ट के पास पावर है, डिस्क्रिशन है कोर्ट के पास कि वह रिजनेबल, जो भी रिजनेबल अमाउंट है, क्योंकि 500 के बदले 1000 है ना, डबल अमाउंट हो गई। तो यहाँ पर क्या अनरिजनेबल हो गई, पेनल्टी अनरिजनेबल चीज हो गई कि यार बात 500 की हुई थी और उस पर्सन को जिसने ब्रीच कराया उसको 1000 रुपीज। तो जो ए है वो प्लेंटिफ है, वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को इतना टाइप का जो एक्चुअल लॉस या एक्चुअल वो बता दे कि मेरे को इतना का डैमेज हुआ है, इतने पॉइंट का, इतने रुपीस का डैमेज हुआ है, उस टाइम ऐसी कंडीशन हुई कि मेरे को ऐसा डैमेज हुआ। तो कोर्ट कंसीडर कर सकता है, उसको रीजनेबल पेनल्टी दिला सकता अपने डिस्क्रिशन पर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसी एक्सप्लेनेशन का। क्या कहता, ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक बी को देता है 1000 रुपीज और वो कहता है कि 1000 रुपीज देता है और कहता है कि मैं ये आपको 6 मंथ में रिटर्न कर दूंगा विथ 12% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, 12% इंटरेस्ट के साथ मैं आपको ये 1000 रुपीज रिटर्न कर दूंगा विथ इन 6 मंथ, ये कहा बी ने। पर यहाँ पर और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होता है तो जो स्टिपुलेशन रहेगा वो 75% में आपको दूंगा, 75% इंटरेस्ट दे दूंगा मैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो 75% एक अनरीजनेबल अमाउंट है, 75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, एक अनरीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 12% से डायरेक्ट 75% आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या अनरीजनेबल इंटरेस्ट है, तो ये क्या हो गई, पेनल्टी हो गई है। तो पेनल्टी में ये चीज आ गई। तो यहाँ पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन आ गया, कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन आ गया कि वह उस पेनल्टी को, उस 75% को बढ़ा नहीं सकती, लेकिन एक रिजनेबल वे में दे सकती है कि हाँ वो 30% होगा, या ए को जितना भी लॉस हुआ है, जितना भी जो भी लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर वो प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा कि यहाँ पर जो ब्रीच हुआ है वो रिजनेबली होगा, ना कि एक टाइम पर जो डैमेजेस रेमेडीज दिलाई जाए वो रिजनेबल दिलाई जाए, ना कि अनरिजनेबल। या उन्होंने लिख तो दिया जरूर कॉन्ट्रैक्ट में कि वो 75% होगा, लेकिन वह क्यों लिखा कि वह कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, पर्सन का नॉन परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट का नॉन परफॉर्मेंस नहीं हो। तो यहाँ कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पर उसे कम कर सकती है, ये बात होती है। एक और एग्जांपल तो आपको आ गया एक्सप्लेनेशन फर्स्ट समझ में। क्या कहते हैं कि डेट ऑफ डिफॉल्ट के दिन स्टिपुलेशन जो होगा वह इंक्रीज इंटरेस्ट जो है वह पेनल्टी के रूप में है, तो वह कोर्ट उसको अपने डिस्क्रिशन पर उसे कम कर सकती है। अब इस पे एक्सेप्शन दिया और फिर एक्सप्लेनेशन दिया। तो पहले अपन एक्सेप्शन देख लेते हैं। जब कोई पर्सन बेल बॉन्ड, रिकॉग्नाइजेंस या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेम नेचर और अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किसी बॉन्ड को परफॉर्म करने के लिए जो कि पब्लिक ड्यूटी के लिए हो, पब्लिक इंटरेस्ट में, ऐसे बॉन्ड, रिकॉग्नाइजेंस या अदर इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हो, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है वो पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक ड्यूटी के उसमें हो या पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट पब्लिक इंस्ट्रूमेंट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बने हो, तो ऐसे बेल बॉन्ड, रिकॉग्नाइज या अदर इंस्ट्रूमेंट का ब्रीच होने पर होलसम अमाउंट पे की जाएगी। होलसम अमाउंट मतलब ये भी एग्जांपल दिया हुआ है बैरेक में कि ए गिवर रिकॉग्नाइज बाइंडिंग हिम इन अ पेनल्टी ऑफ 500 टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑन अ सर्टेन डे, ही फॉरफिट हिज रिकॉग्नाइज, ही इज लायबल टू पे द होल पेनल्टी। मतलब ए ने एक बॉन्ड लिखा कि मैं 500 रुपीज का बॉन्ड लिखता हूँ, 500 रुपीज का, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर डेट पर कोर्ट में अपेयर नहीं हुआ तो मैं ये 500 रुपीज की पेनल्टी दूंगा। तो यहाँ पर वह पेनल्टी जो है वह कैसे, एक्सप्लेनेशन में क्या कहा था कि नहीं ये पेनल्टी जो है वो कोर्ट की रिजनेबल डिस्क्रिशन पर कम हो सकती है। वहीं उसके बाद उन्होंने एक्सेप्शन दे दिया कि ऐसे बेल बॉन्ड पब्लिक इंटरेस्ट में हो या ऐसे रिकॉग्नाइजेंस पब्लिक इंटरेस्ट में हो या पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हो, तो ऐसे में रिजनेबल कंपनसेशन नहीं होगा, रिजनेबल पेनल्टी नहीं होगी। कोर्ट यहाँ पर
उसको कम नहीं कर पाएगी। यहाँ पर क्या होगा, जो सम लिखा है, जो उसने लिखा है कि 500 देगा या 5000 देगा, वो उसको 5000 या 500 जो होलसम अमाउंट है वो होलसम अमाउंट पे करनी होगी। यहाँ पर ये इसके एक्सेप्शन, उन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए कि कोर्ट कंसीडर कर सकती है पेनल्टी को कि रिजनेबल करवाएगी या जो भी कम करवा सकती है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन में क्या दे दिया कि इन चीजों में कोर्ट कम नहीं कराएगी, वही उन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया। अब सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुए जो भले से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हुए और जिनके पब्लिक ड्यूटी और प्रॉमिस टू डू विच द पब्लिक्स आर इंटरेस्टेड, जहां पर ऐसा कार्य जो भले से गवर्नमेंट के हैं लेकिन वो गवर्नमेंट के जो काम है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है, तो वह सारे क्या होंगे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा जरूरी नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन में क्या लिख दिया है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट, नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर क्या लिख दिया, नेसेसरी नहीं है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, कि गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करा तो पुल बनाने के लिए ही हो या कोई सड़क बनाने के लिए ही हो या अदर पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म या पब्लिक इंटरेस्ट में ही हो, वो कई बार उनके पर्सनल भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कि उनका ऑफिस है वो रिनोवेट करने के लिए हो सकते हैं, कई बार उनके ऑफिस में कुछ नई बिल्डिंग बनाने के लिए हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे वो सारे पब्लिक इंटरेस्ट में होंगे, ये नेसेसरी नहीं है। इसमें दो केस भी है, एक केस है मोला बख्श वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1969 का, जिसमें कहा गया कि अगर नेचर ऑफ पेनल्टी की अमाउंट अनरीजनेबल है तो सेक्शन 74 वहां पर अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा है हनुमान कॉटन मिल्स, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। हनुमान कॉटन मिल्स वर्सेस टाटा एयरक्राफ्ट लिमिटेड AIN 1975 का, यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा करके दिया था पर्सन को कि अगर वो अमाउंट पे नहीं करी तो वो इंटरेस्ट ज्यादा होगा, 25% से ज्यादा का अमाउंट का इंटरेस्ट था। तो यहाँ भी अगर वो बाय वे ऑफ पेनल्टी में है तो टर्म क्या हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा और वह बाइंड हो जाएगा पार्टीज पे। जो हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था वही वाले पॉइंट पे ये दो केस लॉ दिए गए हैं। आगे समझ में कि क्या था सेक्शन 74। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।